बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। आपको बताएं कि बहावलपुर से कोरोना के हवाले से अच्छी खबर है। कार्डियक सेंटर बहावलपुर के 18 डॉक्टर्स और नर्सेस के टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुकी हैं, जबकि कोरोना का शिकार होने वाले डॉक्टर ने भी कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे। बहावलपुर से कोरोना के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अतर लाशारी से। अतर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐसे कि बहावलपुर में कोरोना के हवाले से बात करें तो काफ़ी बेहतर सिचुएशन यहाँ पर है और कार्डियक सेंटर के जिन 18 डॉक्टर्स और नर्सेस के सैंपल भेजे गए थे उनके तमाम के जो कोरोना के टेस्ट हैं वो नेगेटिव आ गए और ये बड़ी अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये भी है कि एक हफ्ता कबल एक डॉक्टर के कार्डियक सेंटर के ही एक मेडिकल ऑफिसर के जो टेस्ट पॉजिटिव आए थे कोरोना के, अब दूसरा जो उनका टेस्ट भेजा गया है वो नेगेटिव आ गया है। ये भी बड़ी अच्छी खबर है। अब तीसरा टेस्ट उनका भेजा जाएगा रिकन्फर्म करने के लिए। तो कार्डियक सेंटर के अंदर थोड़ा सा डॉक्टर्स भी, पैरामेडिक्स भी और नर्सेज भी इस हवाले से परेशान थे कि यहाँ पर 2 डॉक्टर्स जो हैं उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। पहले मरले में 23 लोगों के सैंपल भेजे गए थे जिनमें से 2 पॉजिटिव आए थे और फिर 2 पॉजिटिव आने के बाद दोबारा 13 डॉक्टर्स और 5 जो नर्सेज थी उनके सैंपल भेजे गए थे और वो तमाम के तमाम जो है वो न सिर्फ नेगेटिव आए हैं बल्कि जो पहले मरले में एक डॉक्टर पॉजिटिव आए थे उनके टेस्ट जो हैं वो भी नेगेटिव आ गए हैं। तो इस हवाले से अच्छी सूरत हाल है, यहाँ पर बेहतर है। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि आपने एहतियात करनी है ख़ास तौर पर। और जो डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि जिनको लगता है कि उनका हॉस्पिटल में आना ज़रूरी नहीं है वो जो टेली मेडिसिन सर्विस है वहाँ से मुस्तफ़ीद हों। फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं और कार्डियक सेंटर जो है वो तो स्काइप के ऊपर भी मरीज़ों को जो है वो देख रहे हैं, तो हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया तलाशारी, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। रहीमिया खान में कोरोना से मुतासरा मरीज कोरोना पर भारी पड़ने लगे हैं। कोरोना से मुतासरा 2 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतमंद हो गए। कोरोना के मुतासरा 119 मरीजों में से 84 मुकम्मल सेहतमंद हो गए हैं। लियाकतपुर से ताल्लुक रखने वाले पुलिस एहलकारों के कोरोना टेस्ट भी मनफी आए हैं। एड्स, टीबी मरीज और हामला खवातीन के कोरोना टेस्ट भी लिए जाएंगे। रहीमिया खान से अपडेट करें। रहीमिया खान में कोरोना से मुतासरा मरीज कोरोना पर भारी पड़ने लगे हैं। कोरोना से मुतासरा 2 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतमंद हो चुके हैं, जबकि कोरोना के मुतासरा 119 मरीजों में से 84 मुकम्मल सेहतमंद हो गए। लियाकतपुर से ताल्लुक रखने वाले पुलिस एहलकारों ने कोरोना को भी शिकस्त दे दी है। एड्स, टीबी मरीज, हामला खवातीन के कोरोना टेस्ट भी लिए जाएंगे। अपडेट करें आपको रहीमिया खान से। रहीमिया खान में कोरोना से मुतासरा मरीज कोरोना पर भारी पड़ने लगे हैं। कोरोना के मुतासरा 119 मरीजों में 84 मुकम्मल सेहतमंद हो गए हैं। लियाकतपुर से ताल्लुक रखने वाले पुलिस एहलकारों के कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं। एड्स, टीबी मरीज, हामला खवातीन के कोरोना टेस्ट भी करवाए जाएंगे। रहीमिया खान में कोरोना से मुतासरा मरीज कोरोना पर भारी पड़ने लगे। कोरोना से मुतासरा 2 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतमंद हो गए हैं। बैरून मुल्क से आने वाली मुतवक्का परवाजों के पेश नजर लेबर कॉम्प्लेक्स करंटीना में बड़े पैमाने पर इंतजाम जारी हैं। कतर से आने वाली परवाज कल अलग सुबह मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचेगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने करंटीना सेंटर में सफाई का ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एडीसीआर मोहम्मद तैयब खान ने इंतजाम को चेक किया। अपडेट करें आपको। बैरून मुल्क से आने वाली मुतवक्का परवाजों के पेश नजर लेबर कॉम्प्लेक्स करंटीना में बड़े पैमाने पर इंतजाम जारी हैं। कतर से आने वाली परवाज कल अलग सुबह मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचेगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने करंटीना सेंटर में सफाई का ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि माह सियाम में भी शहरी सब्जियां और फल महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। आम मार्केट में केला फी दर्जन 120 से 140 रुपए में फरोख्त होने लगा। अपडेट करेंगे गौहर रहमान। एक तरफ तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार है, दूसरी जानिब शहरी जो है माह सियाम में भी महंगे दामों फल और सब्जियां खरीदने पर मजबूर है। मुल्तान की जिले इंतजामिया की जानिब से दावे तो बहुत किए गए कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं और सब्जियों और फलों के रेट कम कराने के हवाले से, लेकिन मार्केट में जो रेट हैं वो उस तरह से कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर बात की जाए तो मार्केट में जो केला है वो 120 रुपए से 140 रुपए दर्जन के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। अगर आलू की बात की जाए तो आलू जो है मार्केट में इस वक्त
40 سے 50 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ اگر بات کر لیں پیاز کی تو پیاز بھی 40 سے 50 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیب ہے, سیب بڑا مہنگا ہے, سب سے زیادہ مہنگا ریٹ سیب کا ہی ہے. اس وقت سیب 220 روپے سے 250 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کر لیں خربوزہ جو ہے وہ 100 روپے سے, موسم بھی چل رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا ریٹ کم نہیں ہو رہا, 100 روپے سے لے کر 120 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اگر تربوز کی بات کی جائے تو تربوز اس وقت مارکیٹ میں 50 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں. دیگر سبزیاں ہیں ان کے ریٹ بھی کچھ اسی طرح سے ہی دکھائی دیتے ہیں. مسالہ جات میں ادرک اور لہسن کی بات بہت شکریہ گوہر, آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھتے ہیں. ملتان میں برائلر گوشت کی قیمتوں کی لمبی اڑان, سرکاری نرخوں میں 30 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے. قیمت 250 روپے کلو ہو گئی. دکاندار کہتے ہیں کہ صرف 10 روپے مارجن سے 260 روپے کا فروخت کر رہے ہیں. اسے پر مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے اقبال صادق. جی, ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہونے کے باوجود پہلے تو صرف 5 روپے سے جو برائلر کا گوشت تھا ملتان میں مہنگا ہو رہا تھا, لیکن آج اس نے کافی اونچی اڑان بھری ہے اور 30 روپے کا اس نے چھکا لگا دیا ہے. 30 روپے آج برائلر کا گوشت مزید مہنگا ہو چکا ہے. سرکاری نرخوں میں یہ گوشت اس وقت 250 روپے فی کلو فروخت ہوگا یہاں ملتان گوشت مارکیٹ میں. لیکن جو دکاندار ہیں وہ اپنا کتنا مارجن وغیرہ رکھ رہے ہیں, کیا وہ اسی سرکاری قیمتوں کے مطابق فروخت کر رہے ہیں یا وہ اپنا درمیان میں کچھ مارجن بھی رکھ رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ پیچھے سے کتنے کا ملا ہے, اب آپ یہ جو گوشت ہے بنا کر کتنے کا دے رہے ہیں؟ بھائی یہ گوشت ہمارے کو 250 روپے آج پڑ رہا ہے, 10 روپے مارجن رکھتے ہیں ہم, 260 روپے کلو ہم بیچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے, گوشت ایک دم قیمتوں میں بڑھتا جا رہا ہے, گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر ایکشن لے, گوشت کو نیچے لے کے آئے. دیکھو ویسے ہی لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے, غریب بندہ بہت پریشان ہوا ہوا ہے, تو لہٰذا اس کو قیمتوں میں کم کیا جائے. بڑا گوشت ویسے ہی مہنگا ہوا ہوا ہے, غریب. اچھا, یہ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. رخ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا. ڈیرہ غازی خان میں بھی مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو اوپر لگ گئے ہیں. مرغی کے گوشت کی قیمت میں کتنا اضافہ دیکھا گیا ہے, بتائیں گے عاشر اشفاق. جی بالکل, شہر ڈیرہ غازی خان میں مرغی کے گوشت کی بات کریں تو مرغی کے گوشت کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں. مرغی کے گوشت میں 40 سے 50 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. مارکیٹ کے اندر مرغی کا گوشت 270 سے 80 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے, جبکہ جو سرکاری ریٹ ہے, سرکاری نرخ کے مطابق 260 روپے جاری کیا گیا ہے, لیکن مارکیٹ کے اندر جو گوشت ہے وہ 270 سے 80 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے, جس کے اوپر شہری خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں. شہری کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. انکل جی بتائیے گا کیا مشکلات ہیں, آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر جی. یہ جی مہنگائی ہے اور دہاڑی مزدوری جی ایک ٹائم لگتی ہے ایک ٹائم نہیں لگتی. 500 جو ملتا ہے اس کا خرچہ نہیں پورا ہوتا. اور سبزی لو وہ مہنگی, گوشت لو وہ مہنگے, مرچ لو وہ مہنگی, کیا پوری کرے بندہ. یہ مہربانی کرے ذرا گھٹ کریں کوئی کام. جی مہنگائی کو کم کیا جائے. تسا کیا خرچہ دے ایسی مہنگائی دے 70 سال میری عمر ایسی مہنگائی ہے, کاروبار ہے ان کا نا اتنا جڑی شے گننے صاحب کو ملتی نہیں جی, مہنگائی دے دور سے ملتی ہے جناب. کوئی حکومت کو انتظام کرے, کوئی سارا غریب ہے نا. جی بالکل, مطالبہ کیا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے کہ حکومت کچھ شہریوں کو ٹھیک ہے, ریلیف بہت شکریہ عاشر, آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں گے. ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملک یونس وینس کی جانب سے منافع خوروں کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی. ایک دن میں 10,000 سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں. اپڈیٹ کریں گی سہیرا طارق. ماہ رمضان میں لاک ڈاؤن کے باوجود منافع خوری کا بازار جو ہے وہ سرگرم ہے, اور منافع خوروں کو قابو کرنے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہے ان کی کارروائیاں بھی جاری ہیں. اسپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملک یونس وینس کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں منافع خوروں کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے, جس میں مختلف فروٹ شاپس, سبزی کی دکانیں اور پھلوں کی دکانیں, اور خاص طور پر جو اشیاء خورونوش کی دکانیں ہیں, جو کریانہ سٹورز ہیں, وہاں پر جا کر چیکنگ کی جا رہی ہے, اور تمام دکانداروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ریٹ لسٹ جو ہے وہ آویزاں کی جائیں اور سرکاری نرخ نامے پر بھی اشیاء جو ہیں وہ فروخت کی جائیں. اسی دوران ایک روز کے دوران تقریباً 10,000 کے جرمانے جو ہیں وہ مختلف فروٹ اور سبزی فروشوں کو جو ہیں وہ کیے گئے ہیں, جو کہ گلگش, سورج میانی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں MDA روڈ سمیت مختلف علاقوں میں یہ کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے, جس میں دکانداروں کو 1,000 سے 2,000. سہیرا, آپ نے اپڈیٹ کی. کریں گے
लॉक डाउन के हवाले से आपको बताएं कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जुज़वी लॉक डाउन की सूरत हाल बरकरार है। लॉक डाउन के दौरान डबल सवारी और दफा 144 पर अमल दरामद के लिए पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मुल्तान से अपडेट करेंगे गौहर रहमान। गौहर, बताएगा इस हवाले से। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार है। शहर के बड़े कारोबारी मराकिज बंद दिखाई देते हैं, जिनमें कपड़ा मार्केट और अगर बात की जाए तो विहाड़ी रोड की जो लक्कड़ मंडी है वो भी बंद दिखाई देती है, जहां से जनूबी पंजाब भर के लिए जो लकड़ी का खाम माल है वो सप्लाई किया जाता है। इसके साथ साथ घंटाघर के जो बड़े कारोबारी मराकिज जैसे चुंगी नंबर 6 के वो भी बंद दिखाई देते हैं। लॉकडाउन पर अमल दरामद के हवाले से शहर की अहम शाहराहों पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। खुसूसी तौर पर अगर बात की जाए तो डबल सवारी की पाबंदी के हवाले से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की भी खसूसी ड्यूटियां लगाई गई हैं। शहरियों को पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आप घरों में रहें। अभी जो है लॉकडाउन का जो ये सिलसिला है ये 9 मई तक जो है इसी तरह से बरकरार रहेगा। खुसूसी तौर पर बात की जाए तो शाम के औकात में, इफ्तार के वक्त में शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो बाहर निकल रही है, घरों से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। खरीदारी के हवाले से, इसको रोकने के हवाले से पुलिस की जानिब से खसूसी इकदाम किए गए हैं और जो शाम के 5 बजे जो तमाम जो कारोबारी मराकिज को बंद करने के अहकाम हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से कहा गया है कि तमाम कारोबारी मराकिज बंद कराए जाएं और पुलिस की निगरानी में जो है तमाम कारोबारी मराकिज बंद भी कराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुल्तान गौहर, आपने अपडेट किया, आगे बढ़ेंगे। जुज़वी लॉकडाउन के बाद नादरा के दफातर तो खोल दिए गए मगर हिफाजती इकदाम नहीं किए गए हैं। कचहरी चौक मुल्तान पर वाक़ नादरा के दफ्तर के बाहर साइलिन का हजूम है। इस हवाले से मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अली रियाज। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आलमी वबा कोरोना वायरस के बावजूद जो जुज़वी लॉकडाउन जारी था उसके पेश नज़र शहर मुल्तान में आज नादरा के जो मुख्तलिफ दफातर हैं वो खोल दिए गए हैं ताकि जो साइलिन हैं उनको जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। इस हवाले से जो इंतजाम हैं वो हिदायतनामा जारी किया गया था कि तमाम तर जो लोग हैं उनको समाजी फासले का मलूज़ खातिर रखना पड़ेगा। एक तरफ तो नादरा के तमाम तर दफातर जो है अवाम के लिए सहूलत के लिए खोल दी गई हैं, लेकिन तमाम तो लोगों को यहाँ पर हजूम मौजूद है और शहरी को यहाँ पर एक जमघट मौजूद है, जिसकी वजह से जो हो सकता है कि जिस वजह से ये तमाम तर दफातर बंद किए गए थे वही वजह यहाँ पर सामने आई है और नादरा के जो इंतजाम हैं वो नाकाफी नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के बाद बहावलपुर में भी नादरा के दफातर खुल गए हैं। नादरा दफ्तरों के बाहर शहरियों का शदीद रश लग गया है। इस पर मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद अमीन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर के दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी नादरा के ऑफिस तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद दिनों के बाद जो है वो खोल दिए गए और शहर बहावलपुर में जो मॉडर्न ए में मेन ऑफिस है इनका, वहाँ पर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई है। एक हजूम है जो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। तात निगाह जो है वो लोग ही लोग हैं और लोग चाह रहे हैं कि अपना काम जो है वो जल्द अज जल्द करें, लेकिन अभी तक काम शुरू इसलिए नहीं हो सका कि जो नादरा अफसरान है या जो इंतजामिया है वो कोशिश कर रही है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने पॉलिसी दी है उस पर अमल दरामद करवाने के बाद जो है वो काम शुरू किया जा सके। पॉलिसी यही है कि समाजी फासला रखें, मास्क पहने और एक एक करके 2-2 करके बंदे जो हैं वो अंदर आए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अफराद आपको दिखा सके तो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, दोनों तरफ जो है वो लंबी लाइनें लगी हुई हैं और इंतजामिया की जगह से यही कोशिश की जा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान की जो जारी करदा पॉलिसी है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। शहरी मौजूद है, उनसे बात भी कर रहे हैं। आप बताइएगा, काम शुरू हुआ है नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ काम अभी तक तो शुरू कोई नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? अभी तो 10 बजे का टाइम है। तो अब कह रहे हैं वो कहना किस हवाले? अगर ये 8 बजे का शुरू करते इतनी परेशानी ना होती। इन्होंने बहुत गलत किया है। फासला दे रहे, फासला रखें लोग। सर बढ़ गया है ना, अब तो रश बढ़ गया है, फासला कैसे रखें? ये देख रहे हैं आप। अगर पे रख सकते ना कि यहाँ पे भी कुछ हमला वो खड़ाते, सारे तो बंदे 1-2 बंदे हैं। अब कुछ लोग बदतमीजी करेंगे, जब वो इनको जवाब देंगे फिर ये लोग सारे मिलके कहेंगे नादरा का हमला बदतमीजी करता है। हम लोग खुद को नहीं देखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बाप के सामने ये हाल है। आप बताइएगा क्या? मोहम्मद अमीन, आपने अपडेट किया। इस हवाले से रुख करेंगे रहीमिया खान का। रहीमिया खान में नादरा ऑफिस के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है, आगाह करेंगे आसिम सिद्दीक। आसिम, बताएगा। की जाने से फिंगरप्रिंट्स के लिए आज दफ्तर खोल दिया गया है और बहुत सारी अवाम, बहुत रश देखा जा सकता है कि अवाम यहाँ पर आई हुई है अपनी फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक के लिए।
यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का जो कायद लाजम है, इसके हवाले से वहाँ पर यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई हुई नजर आ रही हैं। तमाम लोगों को इकट्ठा बिठाया गया है, एक के साथ खवातीन जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई बैठी हुई है, मर्द हजरात भी इसी तरह हैं। लोगों के दरमियान हिफाजती इक़दाम नजर यहाँ पर नहीं आ रहे, एक दूसरे को रश के अंदर किया जा रहा है। जो सिर्फ और सिर्फ जो नादरा का ऑफिस है वहां पर लोगों को एक बाई एक करके अंदर जाने दिया जा रहा है, मगर बाहर के हालात इंतहाई खतरनाक हैं कोरोना के हवाले से बहुत ज्यादा, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे में हिफाजती इक़दाम को मद्देनजर रखना इंतहाई जरूरी है। और ये लाइन भी जो लगी हुई है नादरा ऑफिस में जाने के लिए, काम के लिए, वो भी इस तरह से उनके में दरमियान सोशल डिस्टेंस नजर ही नहीं आ रहा। लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो कोरोना वायरस के हवाले से इंतहाई खतरनाक है। और ये खवातीन जो बैठी हैं, जो मर्द हजरात बैठे हुए इस इंतजार में कब उनकी बारी आए वो नादरा ऑफिस में जाएं, वहां पर भी देखा जा सकता है कि वो भी इंतहाई खतरनाक हद तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई कोरोना पेशेंट पॉजिटिव हुआ। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मुल्तान में सरकारी बैंक्स के बाहर बुजुर्ग पेंशनर्स की लाइनें लग गई हैं। सरकारी बैंक्स में स्टाफ की कमी और एटीएम बंद होने की वजह से रोजेदार बुजुर्ग शहरी कोरोना सूरत हाल में तपती धूप में बारी का इंतजार करने लगे हैं। आगाह करेंगे मोहसिन उल मुल्क। मोहसिन, बताएगा इस हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान नवा शहर चौक पर, जहाँ पर नेशनल बैंक और पंजाब बैंक दोनों सरकारी बैंक हैं। उनके बाहर पेंशनर्स, बुजुर्ग पेंशनर्स की लंबी लाइनें हैं। मई का ये महीना है और तकती धूप के ऊपर रोजे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ना ख्याल रखते हुए ये लोग मजबूर हैं। और उसकी वजह यह है कि अंदर स्टाफ, जो बैंकों के अंदर स्टाफ है, वो बहुत कम है। 1 मई के बाद आज पहला दिन है, ये बैंक खुले हैं और पेंशनर्स और तनख्वाहदारों ने अपनी तनख्वाह और पेंशन लेनी है, क्योंकि घर का गुजारा करना है। दूसरी जानिब आज के रोज ही बैंकों की एटीएम भी बंद हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है बैंकों की ब्रांचेस में है और बैंकों की ब्रांचेस में आने वाले लोग, बुजुर्ग शहरी काफी ज्यादा परेशान है। उनसे पूछते हैं क्या कितनी देर से ठहरे धूप में? हम काफी देर होगी, आधा घंटा हो गया तकरीबन। आगे जैसे कोई जगह बनेगी तो हम अंदर जाएंगे। रोजा है जी, बिल्कुल जी। मैं पेंशनर हूँ रेलवे का। तो आप एटीएम में जाए ना? एटीएम तो बंद पड़ा है। अच्छा, हाँ, आप देख लें एटीएम बंद पड़ा है। वो उसमें लाइन में लगे हुए हैं, एटीएम बंद है, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। धूप में खड़े हुए हैं रोजे के साथ, बहुत परेशानी है। और बैंक में स्टाफ भी कम है, ताकि 2-2, 3-3 लोगों को बुला रहे हैं। अब घंटे घंटे से लोग खड़े हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग आप कैसे कर लेंगे मुझे बताएं? आप सड़क के दरमियान में खड़े हो जाएं। वजीर आजम साहब से कहें कि ये यहाँ कहाँ गया जो कानून बनाया हुआ है? एसओपीज किधर है भाई? ये अब यहाँ पे नहीं होते पूरे एसओपीज, कुछ भी नहीं है भाई। देख लें आपके सामने लाइन, अगर स्टाफ होता तो फिर ये खड़े होते लाइन में। इतनी गर्मी में देखें, रमजान शरीफ का महीना, कोई ख्याल तो हो। क्या बनाया वो कानून? कौन सा कानून है? समझ से बाहर है। बाकी ब्रांचें बंद की हुई हैं, एक ब्रांच पे सारा जोर है। एक ब्रांच पे सब तनख्वाहदार और पेंशनर के लिए काउंटर ज्यादा लगाए, अंदर स्टाफ कम है उस हिसाब से। ये खवातीन भी हैं, जरा अगर दिखाएं तो खवातीन भी ठहरी हैं, बुजुर्ग शहरी जो हैं इस वक्त ठहरी हैं। हाँ जी, कितनी देर से ठहरी हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन उल मुल्क, आपने आगाह किया। इस हवाले से रुख करेंगे खानेवाल का। खानेवाल में भी दफा 144 की खिलाफ वर्जी जारी है। खानेवाल से अपडेट करेंगे नदीम मुगल। एक जानिब तो हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसमें पूरा शहर जो है वो बंद है, मार्केटें बंद हैं और लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो समाजी फासला रखें और घरों पर रहें। तो दूसरी जानिब आपको पता चले कि मैं एक निजी बैंक के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लोग एक दूसरे से चिपके जो हैं वो सैकड़ों लोग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और लॉकडाउन के जो हुकूमत का जो मकसद है वो बिल्कुल उसकी यहाँ पर खुला जो है हमें खिलाफ वर्जी दिखाई दे रही है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। जो शहरी हैं बैंक के मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। जी बुजुर्ग, ये बताइएगा कि एक जानिब तो हुकूमत ने लॉकडाउन किया है, पूरी मार्केटें बंद की हुई हैं और लोगों का कहा जा रहा है समाजी फासला रखें। दूसरी जानिब ये मनाजिर हैं जो आप भी देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फासला तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरी ये कहते हैं कि फासला तो होना चाहिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर फासला नहीं है। जी आप बताइए, लोग एक दूसरे चिपके खड़े हुए हैं यहाँ पर और कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन भी जारी, तो क्या कहेंगे? लेकिन ज़िले इंतज़ामिया कोई नहीं, इधर पता क्या है, ज़्यादा रश होने की वजह से, लेकिन हिफाजती तदाबीर नहीं है, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं। हिफाजती तदाबीर नहीं है रश होने की वजह से। अच्छा, आप ये बताइएगा भजन मुझे कि ये लोगों के ऊपर भी तो फर्ज है कि जैसे शहरियों को बताया गया कि वो खुद समाजी फासला रखें, तो लोग भी तो इसका खुद से ख्याल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं?
یہ چاہیے جی ہر انسان کو چاہیے اپنی حفاظت کرے، فاصلہ رکھے، جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ ہر انسان ہمارا ساتھ دیں، مسلمان ہمارا ساتھ دیں کہ فاصلہ رکھیں اس بیماری سے بچنے کے لیے، یہ ضروری ہے۔ لیکن مجبوری ہے، ہر انسان تنخواہ لینے آ رہا ہے، وہ فاصلہ نہ رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتا، لیکن فرض تو ہے ہر انسان کے اوپر کہ وہ اپنا حفاظت اپنی خود کرے۔ جی بالکل بہت شکریہ ندیم مغل، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ بہاولپور میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت مستحقین میں رقم کی تقسیم کرنے کا معاملہ، مختلف سینٹر پر رقم حاصل کرنے والی خواتین اور مرد دربدر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میسج ملنے کے باوجود بھی سینٹر پر موجود عملہ کہتا ہے کہ آپ کے پیسے نہیں آئے۔ اسی پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے محمد امین۔ جی بالکل، احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت جو مستحقین کو رقم ملنے کا سلسلہ ہے وہ بہاولپور شہر میں جاری ہے۔ بہاولپور شہر میں جس طرح پہلے بھی ہم نے بتایا کہ 30 سے زائد جو ہے مختلف مقامات پر پوائنٹ قائم کیے گئے تھے جن پر جو ہے سائلین کو رش جو پیسے تھے وہ دیے جانے تھے۔ پہلے مرحلے میں ان سائلین کو، ان مستحقین کو پیسے دیے گئے جو پہلے سے بجلی انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ خاندان تھے، ان خواتین کو پیسے دیے گئے۔ لیکن اب جو مسئلہ آ رہا ہے، سب سے اہم جو مسئلہ ہے جو تمام سینٹروں پہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو میسج آتا ہے لیکن جو خواتین ہیں ان کو پیسے نہیں ملتے۔ میسج بھی موجود ہوتا ہے لیکن پیسے بھی نہیں مل رہے۔ خواتین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ابا جی بتائیے گا، میسج آئے ہوئے ہیں، پیسے مل رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں ملتے، اور پیسے کیا میسج کیا نہیں ہے چلے حالی میسج موبائل پہ آیا ہوا ہے؟ جی ہاں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیسے کیا نہیں ہے چلے۔ اچھا آپ بتائیں، آپ کے میسج آیا ہے اور پیسے نہیں ملتے؟ کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ کیا پتا باندھ سے آدھے کہیں نہیں آئے حالی بال بندے سے گھر سارے نمبر لے کے گدے نہیں آتے پیسے آ کے آوے سے آئے کہیں نہیں والے پیسے۔ میرا پوتر پھر بال بندے سے بھی کیا کروں، بار بار اچھا تو نہیں لگتا، پھر بال غریب بندے سے مکان کرائے پہ روزانہ۔ کچھ لوگ موجود ہیں، آپ بتائیے گا، میسج آ رہے ہیں، پیسے نہیں مل رہے؟ نہیں پیسے نہیں مل رہے، میسج آ گیا ہے ہمارے پاس اور 29 کا میسج آیا ہے، 29 سے پیسے نہیں مل رہے۔ 10 دن ہو گئے، میں چکر لگا کے واپسی جا رہا ہوں، روزے کے ساتھ آیا ہوں، بہت پریشان ہیں ہم دوبارہ جا رہے ہیں۔ پریشان ہے، بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ میاں والی کے نواحی علاقہ خانقاہ سراجیہ میں نجی تنظیم کے زیر اہتمام کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے سبب بے روزگار، دہاڑی دار، مستحق طبقے میں راشن تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے اختر مجاز۔ جی بالکل، لاک ڈاؤن کے باعث مزدور طبقہ جو لوگ ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں، جن کے لیے راشن کے پریشانی کا سامنا ہے، ان کے لیے خانقاہ سراجیہ میں 640 خاندانوں کے لیے راشن کا بندوبست کیا گیا ہے اور راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سعید احمد صاحب، آپ سے بات کرتے ہیں صاحبزادہ صاحب سے۔ سر، 640 خاندانوں کو یہ راشن مہیا کیا جا رہا ہے، آٹا ہے، گھی ہے، تو یہ کس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہے؟ بنیادی فاؤنڈیشن تو ہماری خانقاہ سراجیہ ویلفیئر ہے، اس میں ہم نے رمضان شریف سے پہلے ہم نے راشن تقریباً 1000 سے زیادہ بندوں کو تقسیم کیا ہے۔ اب یہ جو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے یہ ہمارے سینیٹر طلحہ محمد صاحب ہیں، ان کی فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ آیا ہے اور یہ ہم خانقاہ سراجیہ ویلفیئر کی طرف سے تقسیم کر رہے ہیں۔ اور یہ پورا ضلع میاں والی، عیسیٰ خیل تحصیل، میاں والی تحصیل اور تحصیل پپلا، اس میں تقریباً 640 آدمیوں کو یہ تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو سر بتائیے گا کہ ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوا کہ لاک ڈاؤن کب ختم ہونے جا رہا ہے، یہ کورونا کی وبا کب ختم ہوگی۔ خانقاہ سراجیہ ایک بہت بڑا دربار ہے، یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو مزید کیا توقعات کی جا سکتی ہیں کہ مزید بھی غربا کے لیے اہتمام کیا جائے گا؟ انشاءاللہ ضرور، کیونکہ خانقاہ سراجیہ سے لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس وجہ سے ہم نے یہ بڑا شفاف طریقے سے جو صحیح مستحق افراد ہیں ان کی لسٹ بنائی ہے۔ انشاءاللہ پھر بھی عید سے پہلے دوبارہ سیشن بھی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بہت شکریہ اختر مجاز، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ رخ کریں گے بہاولپور کا۔ بہاولپور میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سابقہ ایم پی اے فوزیہ ایوب کی جانب سے اپنے حلقے کے لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کل سے 200 سے زائد راشن پیکٹ تقسیم کیے گئے ہیں۔ تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف طیب سیف۔ جی بالکل، کرونا کی وبا بھی ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، جہاں پر بہت سارے مخیر حضرات تمام ضرورت مندوں کو راشن کی تقسیم کر رہے ہیں۔ وہیں پر ایکس ایم پی اے فوزیہ ایوب صاحبہ بھی آج یہاں پر راشن کی تقسیم کر رہی ہیں، اس والے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا میڈم، بتائیے گا کل کتنے گھروں کو آپ یہ آج راشن تقسیم کر رہی ہیں اور اس میں کیا کچھ ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कोरोना की जो वबा है उसकी वजह से लोग घरों में बैठ गए हैं, कैद होकर रह गए हैं। तो मैं कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ये बात करूं कि हमें एक फासले से भी और अपने हाथ धोने का जैसे है अपने इर्द गिर्द की सफाई का भी ख्याल करना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और तो हम नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से लोग बहुत परेशान हुए हैं, जिनका बेरोज़गार होकर घर बैठे हुए हैं, उनके लिए रोटी भी कमाना खाना मुश्किल हो गया। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक तो रमज़ान शरीफ था, तो मैंने ये सोचा कि हम कम से कम उन परेशान बहन भाइयों का जो कि घर में बैठे हुए हैं, बेरोज़गारी की वजह से भी परेशान हैं, तो कम से कम अपना हिस्सा तो डाल सकते हैं। उस हिस्से को इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इस लॉकडाउन में अगर हम अपने इर्द गिर्द के जो अपने बहन भाई हैं जो कि बहुत परेशान हैं, उनके लिए कम से कम थोड़े से राशन की सूरत में अपना हिस्सा मैं डाल लूँ। तो आज ये है कि हमने 15-20 दिन पहले भी हमने अपनी UC 17 में अपने मतलब काउंसलर और चेयरमैन के साथ मिलकर हमने एक इज्तिमाई काफ़ी हमने तकरीबन घरों में पहुंचाया कि जो लोग सफ़ेदपोशी हैं, जो लोग बता नहीं सकते, जो लोग कह नहीं सकते, उनको हमने घरों में पहुंचाया है। तो आज ये सिर्फ ये मैंने इसलिए कि जो हस्ब तौफीक मतलब है तकरीबन 500 का पैकेज हमने बनाया था, गाहे बागाहे हम दे भी रहे हैं। आज भी मैंने ये 200 का जो पैकेज बनाया, तो आज भी ये सिर्फ कोशिश तो यही की है कि उन लोगों के घर तक पहुंचे कि जिनके मतलब कमाने वाले घर बैठे हैं, उनके लिए कम से कम मतलब मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कर सकती, इतना है कि उनको रिलीफ दे सकते हैं। तो है कि उनको रिलीफ दे सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मुखय्यर हज़रात की तरफ से भी अपनी काविश जारी है, तो आने वाले दिनों में ये मज़ीद बढ़ सकती है या ये आखिरी है? नहीं जी, ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और भी जो है ना वक्तन फ़वक्तन पहले भी इससे हम करते रहे हैं और कर रहे हैं। हमने अपनी UC में घर घर जाकर जो है ना जो थे अपने वो दिए हैं हमने, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मज़ीद भी हम ईद से पहले जो है ना कुछ करेंगे और करते रहेंगे जितने करते रहेंगे जी। ईद से पहले भी मज़ीद करेंगे और अब भी करते रहेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 200 से ज़ायद पैकेट्स आज तैयार किए गए हैं, जो कि मुझसे सैफ आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली जूस और मिलावटी मसाले तैयार करने वालों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन किया गया है। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी की सरबराही में जाली जूस प्लांट पर छापा मारा गया। कोहिनूर फूड खाम माल में मुर्दा मक्खियां पाए जाने पर सरबे मोहर कर दिया गया है। 150 लीटर गैर मियारी जूस तल्फ कर दिया गया। जूस प्लांट को लेबलिंग न होने, तैयार जूस की तज्जिया रिपोर्ट न होने पर सील किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी की सरबराही में जाली जूस प्लांट पर छापा मारा गया। रहीमिया खान में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर महकमा फूड और इंतजामिया की कार्रवाई सामने आई है। मकामी जमींदार के डेरे पर जखीरा की गई गंदम के 1500 थैले बरामद कर लिए गए। रहीमिया खान से अपडेट करें आपको, जहां पर स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर महकमा फूड इंतजामिया की कार्रवाई सामने आई। मकामी जमींदार के डेरे पर जखीरा की गई गंदम के 1500 थैले बरामद कर लिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस, गंदम खरीदारी, डेंगू कंट्रोल और टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज को सूबे भर के डिवीजन में तैनात कर दिया है। हर सेक्रेटरी 2 दिन तक इजला में रहेगा। आपको अपडेट करेंगे। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस, गंदम खरीदारी, डेंगू कंट्रोल और टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज को सूबे भर के डिवीजन में तैनात कर दिया है। आगाह करेंगे अतर लाशारी। अतर अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिला मुल्तान में होने वाली बारिशों के बाद गंदम की खरीदारी का अमल मुतासिर हुआ है। 21 लाख बोरी गंदम खरीदारी के हदफ में अब तक सिर्फ 58% गंदम खरीदी जा सकी है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुमताज वेंस ने कहा कि जिला मुल्तान में गंदम खरीदारी का हदफ 15 मई तक हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, बताएंगे रजा मलिक। जी बिल्कुल, बारिशों के बायस जो हालात पैदा हुए हैं उसकी वजह से जो गंदम की खरीदारी है सरकारी मराकज़ पर जो जारी है वो भी मुतासिर हो रही है, और जो टारगेट है उसका हसूल जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। 21 लाख बोरी का जो टारगेट है वो जिला मुल्तान के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब बारिशों की वजह से एक मरतबा फिर जो खरीदारी है उसमें तातुल पैदा हो गया। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट
फूड कंट्रोलर हैं मुल्तान। जी मुमताज़ साहब, कितनी जो है गंदम का टारगेट है, कितनी गंदम खरीदी है, बारदाना कितने फीसद जारी हो चुका है और कब तक जो है वो टारगेट मुकम्मल हो पाएगा? बारिशों की वजह से क्या मसाइल दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल सेंटर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के वो 17 सेंटर हैं। पीआर सेंटर हमारे 5 हैं, फ्लैग सेंटर हमारे 12 हैं। कुल टारगेट जो हमारा गंदम का है वो 21,16,280 बोरी है। हमारा जो बारदाना जारी हो चुका है वो जो है ना अपना 17,49,982 बोरी, 82.7% जो है ना वो हमारा बारदाना जारी हो चुका है। कुल खरीद गंदम 12,30,631 बोरी है। आमदा गंदम 58.15% ये बनती है। अभी 58% जो टारगेट है वो पूरा हो चुका हुआ है, तो बारिशों की वजह से क्या सूरत हाल है? खरीदारी में क्या मसाइल का सामना करना पड़ा? बारिशों की वजह से हमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह हम 15 मई तक इंशाअल्लाह इस टारगेट को अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल करम से डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के टारगेट को पूरा करेंगे। जी 15 मई तक जो है वो टारगेट जो है वो पूरा किया जाएगा। अच्छा सर, इस वाले से ये जो जगह जगह जो गंदम के स्टॉक्स लगे हुए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई और अब तक कितने स्टॉक जो है वो पकड़े गए? उनके खिलाफ मैंने ज़बरदस्त क्रैक डाउन किया है और मैं ये जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि वो सारे जो वहाँ पे जो अड्डे इन लोगों ने मुल्तान में बोसन रोड पे, खानेवाल रोड पे, पीरा गैब रोड पे, शुजाबाद रोड पे, वो सारे मैं उठवा के गोदामों में ले गया हूँ। जी बिल्कुल, वहाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट किया इस हवाले से। वापस आएंगे, अब कुछ बात करेंगे टिड्डी दल के हमलों के हवाले से। तो आपको बताएं कि राजनपुर जिले हेडक्वार्टर के नवाही इलाकों में टिड्डी दल ने कपास की फसल पर हमला कर दिया है। किसानों ने अपनी मदद आप के तहत टिड्डियों को भगाना शुरू कर दिया। टिड्डी दल हमले के इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर औरंगजेब सिंधु के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। जिले इंतजामिया का कहना था कि टिड्डियों के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मियांवाली स्टेडियम पिपला का तामीराती काम 2.5 साल से मुकम्मल ना किया जा सका, जबकि क्रिकेट स्टेडियम का काम 8 माह में मुकम्मल किया जाना था। इसी पर मजीद तफसीलात जानने की अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा कि काम क्यों नहीं किया जा सका? जी बिल्कुल, साबका दौरे हुकूमत में कुछ प्रोजेक्ट जो हैं मियांवाली में तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू हुए जो ताहाल जो हैं सुस्त रवि का शिकार हैं। जिनमें क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में 3 क्रिकेट स्टेडियम बनने थे, मियांवाली, तहसील ईसा खैल और तहसील पिपलम में। एक क्रिकेट स्टेडियम जो है उस पर 7.5 करोड़ रुपए लागत आनी थी और साबका दौरे हुकूमत में ये काम शुरू हुआ था, लेकिन हुकूमत बदल गई, 2 साल के करीब वक्त होने को जा रहा है, लेकिन इस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। ये क्रिकेट स्टेडियम जो है ताहाल सुस्त रवि का शिकार है। बच्चों को खेलने के लिए कोई मुनासिब जगह दस्तयाब नहीं है। कुछ शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे बात कर लेते हैं। सर, काफी अरसा हो गया है इस क्रिकेट स्टेडियम का तामीराती काम शुरू हुआ, सुस्त रवि का शिकार है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अख्तर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, क्योंकि ये पिपला के जो क्रिकेट स्टेडियम है इसको गालबन ये जहाँ तक ये जो बिल्डिंग या दीवारों का जितना भी काम हुआ है को 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। और ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के फंड से यहाँ माजिद बिन अहमद थे असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, बड़ी काविश थी, उन्होंने ये कराया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, तो ये इसका काम रुका हुआ है। इसमें लाइटें नहीं लगी हुई हैं, इसकी दीवारें अभी अनकम्प्लीट हैं, बिल्डिंग की मतलब खिड़कियाँ दरवाजे वो अनकम्प्लीट हैं। इसके बैक साइड में हमारा बच्चों का डिग्री कॉलेज है, तो इस बिल्डिंग का गलत अब इस्तेमाल हो रहा है कि यहाँ जो जितने निशई होते हैं, पोडरी होते हैं, मनशियात वाले, वो यहाँ पे डेरे लगा लेते हैं और जराइम बढ़ते हैं। तो हमारे जो मौजूदा हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे गुजारिश करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब तक रसाई भी है और उनकी मुलाकातें भी अक्सर होती रहती हैं। तो अपने हल्का के हवाले से उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो वज़ीर आज़म से स्पेशल पैकेज लें तहसील पिपला के लिए, क्योंकि तहसील पिपला तरक्की के लिहाज से बहुत पसमानदा जा रही है।
तो हमारे नुमाइंदों का फ़र्ज़ है कि वो इस तरफ खसूसी तवज्जो दें और वज़ीर आज़म से स्पेशल पैकेज करवाएं, ताकि इस तरह के ये बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड का होना इंतहाई लाजिम चीज़ है। और हमारी पूरी तहसील पिपला में कोई ग्राउंड नहीं है। बदकिस्मती है कि ये अभी तक अनकम्प्लीट है, इसको मुकम्मल नहीं किया गया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे सीवरेज सिस्टम के हवाले से। आपको बताएं कि बहावलपुर के इलाके यजमान रोड इस्लामी कॉलोनी से मुल्हिका इलाका जात के अवाम का नाक़िस सीवरेज सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। अवाम का कहना है कि कई माह से जारी सीवरेज की खराबी का यह सिलसिला तवील हो गया है। उनका मजीद क्या कहना था, बताएंगे महमूद जहीर। बहावलपुर में सीवरेज का जो निज़ाम है वो इतना बोसीदा हो चुका है कि लोगों को डे बाई डे शिकायत ही शिकायत होती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर में यजमान रोड के एक इलाके पर, जहाँ पे ये आलम आपको अगर दिखा सके फराज कैमरामैन के, सड़क पर इतना ज़्यादा पानी मौजूद है, इतनी ज़्यादा गंदगी मौजूद है, गंदगी के साथ साथ बदबू ताफुन कि यहाँ पर लोग जो है वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उनके साथ ही जानते हैं क्या कहना है आपका। यहाँ 2 साल से तकरीबन ऐसे ही है, ये हर जगह गए हैं, हर दफ्तर गए हैं, कोई बात ही नहीं सुनता। ये रोजाना ये सुबह से शुरू हो जाता है, रात तक बढ़ता है, फिर रात को कहीं कम होता है, फिर रोज का यही मसला है इनका। तो आप इसको किसी को कहा, अफसर को शिकायत? जी बिल्कुल, कारपोरेशन ऑफिस गए हैं, मॉनिटरिंग सेल गए हैं, मॉनिटरिंग सेल 2 दरखास्तें दे के आए हैं सर, कोई नहीं सुनता। कारोबार तो आपका जीरो, कारोबार तबाह हो गए हैं। गाहक जो है दुकान पे चढ़ता ही नहीं है, सारा रास्ता जो है बंद है। दुकानें जो हैं खाली हो रही हैं, पीछे 4-5 दुकानें जो हैं अभी तक खाली हो चुकी हैं। तो कारोबार की वजह से लोग परेशान हैं, किराए देने होते हैं। एक लॉकडाउन ने काम खराब किया हुआ है, दूसरे नंबर पे ये जो अभी पानी इतना आ रहा है, इस पानी ने जो है बिल्कुल कारोबार तबाह कर दिए हैं। पानी ने बिल्कुल जी कारोबार तबाह कर दिया। अगर आपको इस वक्त दिखा सके कैमरा में फराज, तो ये देखें, ये आलम है। ये छोटी सी जगह नहीं है, मुस्तकिल इतनी सारी लंबी जगह है जहाँ पर ये गंदगी का पानी है, जिसमें ये गंदगी की वजह से यहाँ के लोगों का जीना। महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। रहीमिया खान नवाही बस्ती नथानी के करीब रहीम नहर में शगाफ पड़ गया है। नहर का पानी करीबी बस्ती नथानी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। महकमा इत्तेहाद के अफसरान और एहलकार मौका पर पहुंच गए हैं। नहर के शगाफ को ताहाल बंद नहीं किया जा सका। नहर का शगाफ बढ़ने से बस्ती नथानी के ज़रियाब आने के खदशात में भी इजाफा होने लगा है। रहीमिया खान से आपको अपडेट करें, जहां नवाही बस्ती नथानी के करीब रहीम नहर में शगाफ पड़ गया है। बहावलपुर समेत पंजाब भर के स्कूलों के लिए अच्छी खबर है। महकमा तालीम ने हर स्कूल के नॉन सैलरी बजट की मद में 3 अरब 22 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स जारी कर दिए हैं, जिसके तहत स्कूल सरबराहान स्कूलों की जरूरत के हिसाब से अखराजात करके उन्हें बेहतर बना सकेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अल्लाह बख्श अपनी फरियाद लेकर रूही के दफ्तर आन पहुंचा। अल्लाह बख्श की बीवी ने उसके मकान पर कब्जा कर रखा है, ना ही बच्चों से मिलने देती है। उसका मजीद क्या कहना था, बताएंगे लिशबाज से। जी बिल्कुल, अल्लाह बख्श अपनी फरियाद देके रोही के दफ्तर आप पहुंचे हैं। इनका मसला ये है कि तकरीबन 12 महीने से इनकी बीवी जो है इनको ना ही अपने घर में आने दे रही है, ना ही बच्चों से मिलने दे रही है, जबकि इनके मुताबिक जो घर है वो इनका है, इनकी मालियत है और वो हथियाना चाहते हैं। इन्होंने काफी दफा मखदूम शाह रशीद में जो है कंप्लेन भी करवाई है थाने में, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ये यहाँ पर आए हैं, 12 महीनों से अपने बच्चों से भी नहीं मिल पा रहे हैं और ना ही अपने घर जा पा रहे हैं। इनके मुताबिक वो इलाका भी उन्हीं लोगों का है, इसलिए ये परेशान हो रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं, मजीद बताइएगा। असल में मैंने जो है ना अपनी घरवाली के ऊपर एतमाद करके वो जगह खरीदी। उसके कहने पर जब मैंने ससुराल की जगह, मैं बेसिकली वैसे गुलगश्त नवाबपुर रोड का रिहायश हूँ, तो आज सिर्फ जगह को हथियाने की खातिर ये लोग बेदीद हो गए हैं। ये लोग मुझे मेरे घर में नहीं आने देते और मेरी जो घरवाली वो थोड़ी ज़हनी नफसियाती मरीज है, उनको आड़ बनाकर ये जो है ना, जब मैं कोई कार्रवाई करता हूँ, मतलब 15 पे कॉल करता हूँ, जब ये मुझे हरासा करते हैं तो ये उसको आगे कर देते हैं, अपनी यानी सिस्टर को आगे कर देते हैं। पुलिस वाले के सामने मुझे मारते पीटते हैं। पुलिस वाले कहते हैं हम क्या करें, ये अदालती फैमिली मसला है, ये अदालती मैटर, हालांकि अदालत का सिर्फ ये फैमिली मैटर में नहीं आता ये मसला। बच्चों से नहीं मिलने दे रहे, मुझे मेरे घर में नहीं आने दे रहे। मैंने CM पंजाब, वज़ीर आला पंजाब तक जो है ना रिपोर्ट अपनी दरख्वास्त भिजवाई है। उसके बाद वज़ीर आज़म पोर्टल सेल पे भी अपनी एप्लीकेशन भेजी है। जब वो दरख्वास्त मुतलका यानी SP सदर के पास आती है मुल्तान के, तो वो DSP को कहते हैं मुतलका थाने में, थाने वाले जो है ना ये उज़र बना के भेज देते हैं कि जी जी हमारा मसला ही नहीं है, ये पुलिस में है, उसमें नहीं आता, यानी ये अदालती मैटर है। अभी मैं किधर जाऊँ, मैं घर से बाहर हूँ,
میں دھکے کھا رہا ہوں, جگہ میرے نام ہے, ملکیت فرد ملکیت میرے پاس ہے, تو مجھے تو کوئی فریاد نہیں سن رہا, میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں. جی بالکل ان کی جو بیوی ہے حسینہ, بہت شکریہ لشبہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. رحیمیہ خان سی او ایجوکیشن آفس میں سی او ایجوکیشن رانا محمد اظہر خان کی زیر سربراہی جائزہ میٹنگ جاری ہے. میٹنگ کا احوال بتائیں گے عامر بھٹی. بالکل, رحیمیہ خان کی سی او ایجوکیشن آفس میں سی او ایجوکیشن رانا محمد اظہر خان کی زیر سربراہی ایک جائزہ میٹنگ منعقد ہوئی ہے, جس میں تمام متعلقہ جو افسران ہیں وہ اس میٹنگ کا حصہ بنے ہیں. سی او ایجوکیشن رانا محمد اظہر خان ہمارے سے موجود ہیں. سر بتائے گا کہ تمام افسران یہاں پہ موجود ہیں, اس میٹنگ کے حوالے سے بتائے گا کہ اس میٹنگ کے حوالے سے کون کون انتظامات کا آپ نے جائزہ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارا ای لرننگ پروگرام ہمارا جو چل رہا ہے, بچے گھر بیٹھے کیبل پہ اور ٹی وی پہ جو ہماری نشریات چل رہی ہیں اس میں بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کی پروگرس ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کتنے مستفید ہو رہے ہیں. اور دوسرا ہمارا ڈیولپمنٹ ورک ہے. ڈیولپمنٹ ورک جو ہمارا مختلف اسکولوں میں مختلف کیٹیگریز میں چل رہا ہے, اسکیموں میں چل رہا ہے, اس کی بھی آج ہم پروگرس یہ اسکولوں سے لے رہے ہیں. تیسرا ہمارا ایونٹ جو چل رہا ہے ڈینگی کا ہے کہ اسکولوں میں صفائی ستھرائی, پانی کا کہیں جوہر نظر نہ آئے, جو ٹوٹیاں وغیرہ ہیں وہ لیک نہ کریں, تو اس سلسلے میں ڈینگی کے سلسلے میں بھی انتظامات. اور آخر پہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے کہ ایز اے ہول ہم اسکولوں میں بارشیں اگر ہو رہی ہیں, صفائی وغیرہ, چھتوں کی صفائی, باقی سلسلہ وہ اس کو چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں تک اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. ہمارا ضلع میں 17 اسکولوں میں احساس پروگرام چل رہا ہے. ماشاءاللہ ہمارا عملہ بہت محنت سے کام کر رہا ہے. ڈی سی صاحب کی سربراہی میں بہت کامیابی سے جا رہا ہے. آج تک کسی جگہ بھی کوئی مسئلہ نہیں بنا, اور پورا عملہ جو ہے اسکول ایجوکیشن کا ہو یا کوئی ریونیو کا ہو, بڑی محنت سے وہ کام کر رہا ہے. سر, وائرس کے دن ہیں تو آپ کی انتظامیہ پہ ایک بڑی ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ نے کام بھی کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وائرس سے خود کو بھی اور اپنے افسران کو اور جو ماتحت عملہ انہیں بھی محفوظ کرنا ہے. اس حوالے سے آپ انہیں کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. اسکولوں میں بھی اگر کوئی مسئلے کے لیے یا احساس پروگرام میں جاتے ہیں تو جو لوگ پیسے لینے آتے ہیں ان کو بھی ایک خاص فاصلے پہ بٹھانا ہے, ان سے ڈیل جو کرنا ہے خاص فاصلے پہ کرنا ہے یہ, اور ماسک وغیرہ, سینیٹائزر وغیرہ استعمال کرنا ہے. اس میں ہر طرح ہم پوری طرح اویئر ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں. بالکل میٹنگ منعقد ہے. بہت شکریہ عامر, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے چیئرمین پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی اجاز حسین جنجوا کا باغ لانگے خان پارک کا دورہ. چیئرمین پی ایچ اے نے پارک میں موجود سہولیات اور مالیوں کی حاضری کو چیک کیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے علی ریاض. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے قدیمی پارک باغ لانگے خان پارک میں, جہاں پر جو چیئرمین پی ایچ اے اجاز حسین جنجوا انہوں نے باقاعدہ طور پر یہاں پر وزٹ کیا, اور لاک ڈاؤن کے باوجود بھی یہاں پر مالی ہیں پی ایچ اے کے وہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ حکومت کی ہدایات کے مطابق کورونا وائرس کی وجہ سے جو عوام کے اجتماع کو روکنے کے لیے جو تفریحی مقامات ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا. تو ان تمام تر حالات میں آیا کہ مالی کس طرح سے کام کر رہے ہیں, پارکوں کی دیکھ بھال کا جو عمل ہے وہ جاری ہے بھی یا نہیں, صفائی کے کیا انتظامات ہیں, ان تمام تر چیزوں کو جائزہ لینے کے لیے چیئرمین پی ایچ اے اجاز حسین جنجوا نے ابھی جو ہے باغ لانگے خان کا وزٹ کیا اور یہاں پر تمام تر جو سہولیات ہے اس کو بھی جائزہ لیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں انہیں سے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے کہ کورونا وائرس بھی ہے, پارک بند ہے, تو کس طرح سے مینٹین کر رہے ہیں ان کو. ہمارا ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوئی. ہمارے مالی اور ہمارے جتنے بھی یہ عملہ تھا اس کو آپ دیکھیں, آپ نے گرین بیلٹس دیکھیں, آپ پارک دیکھیں, سب کے سب کام کر رہے ہیں اور مسلسل ہم وزٹ کرتے رہتے ہیں اس سلسلے میں, تاکہ جب چھٹیوں کے بعد ہم یہ کھلے تو یہ مینٹین ہو, پہلے سے زیادہ بہترین خوبصورت ہو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی جو جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں اس کے باوجود یہاں جو کام ہو رہا ہے اور لوگوں کے لیے اس کو مینٹین کیا جا رہا ہے, تاکہ انشاءاللہ جیسے ہی کورونا کی وبا ختم ہو, اور اس کو میری بلکہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی ہوگی کیونکہ سی ایم صاحب اس کو پچھلے منٹس کی جو کاپی ہے اس میں کر کے گئے تھے, اس کو لاک کر دیجئے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ صبح کی واک جو ہے نا جی, وہ اپنے حفاظت کے ساتھ, لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں, لوگ بازاروں میں بھی جا رہے ہیں, لوگ ہر جگہ جا رہے ہیں, تو پارک صبح کے ٹائم کھلنے چاہیے تاکہ واک والے آ کے ماسک لگا کر اپنی جو صحت کے لیے جو بہترین ہے, کم گھروں میں بند رہ کے یا گھروں میں بند ہیں, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہاں فوری اس کو کھلنے کی اجازت ملنی چاہیے اور لوگوں کو آنا چاہیے. لیکن الحمدللہ میں جتنے پارک میں نے دیے ہیں اس ہفتے میں وزٹ کیے ہیں تو بڑے خوبصورت مینٹین ہیں, بڑے سیٹ ہیں, اور مالی حضرات کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے سب کو چھٹیاں ملی ہیں, لیکن ہمارے اس عملے نے, اور اس عملے کے لیے میں نے درخواست بھی کی تھی اپنا ڈی جی صاحب سے کہ میں نے کہا اس کو آپ ان کی جو ہے نا, جو جس طرح دوسروں کو سیلری جو لوگوں نے چھٹیاں کی انہوں نے چھٹیاں نہیں کی, ان کی سیلری ڈبل کی جائے یا ان کو انسینٹیو دیا جائے.
पिछले दिनों आपको पता है 400 कुछ लोग थे, उसके लिए मैं स्पेशल जापान से इसी मीटिंग्स के लिए आया और इनकी जनाब जितनी रेगुलर इनको करना था उसके हवाले से भी मैंने कोशिश की अपनी, और मैं समझता हूँ उसमें अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी कामयाबी दी है। 400 कुछ लोग जिनका ख़त्म हो चुका था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था, उनको जून तक रिन्यू भी कराया। ये बड़ी बात है कि जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लोगों की जान और माल के लिए कुर्बानियां देने वाले फायर फाइटर्स को सलाम। रहीमिया खान में फायर फाइटर्स के आलमी दिन के मौका पर रेस्क्यू 1122 के ज़रिए तमाम फ्लैग मार्च पेश किया जा रहा है। मार्च के हवाले से मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। बिल्कुल, आज फायर फाइटर्स का आलमी दिन है और इसी हवाले से रहीमिया खान में रेस्क्यू 1122 के ज़ेरे एहतमाम जो है फ्लैग मार्च पास किया गया, जो बेल्जियम चौक से लेकर सिटी सेंटर चौक तक पहुंचा और इसके साथ साथ जो है शहरों में पंपलेट्स भी तकसीम किए गए, एक आगाही मैसेज भी दिया जा रहा है। इसी हवाले से रेस्क्यू में से जो है फरहान जिलानी हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं फायर फाइटर्स का आज आलमी दिन है, फ्लैग मार्च जो पास किया गया इसका जो है मकसद क्या है और इसके साथ साथ आज फायर फाइटर्स के आलमी दिन के हवाले से आप शहरियों को, अपने जो रेस्क्यू के जो फायर फाइटर्स हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन मनाने का मकसद हमारे शोहदा को खराज तस्कीन पेश करना है, जो लोगों की अमलाक जान को बचाते हुए जाम शहादत नोश किया। ये हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं बेल्जियम चौक से लेके सिटी पुल तक, और इस दिन हमारा मनाने का मकसद लोगों को आगाही देना है कि अपने घरों में रहें और फायर सेफ्टी के ट्रेनिंग हासिल करें, अपने घरों में फायर एक्सटिंग्विशर का आला लगवाएं और फायर के हवाले से ट्रेनिंग हासिल करें। सर, इस तरह से कोरोना के हवाले से भी आप क्या छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? कोरोना के हवाले से समाजी फासला बरकरार रखें और घरों में रहें और कोशिश करें कि अपने जो भी एसओपी गवर्नमेंट ने तय की हैं उस पर अमल दरामद करें। बिल्कुल, फायर फाइटर्स के आलमी दिन के हवाले से फ्लैग मार्च पास किया गया, इसके साथ साथ शहरों को मैसेज भी दिया जा रहा है कि बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना है।